चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास क्या रहेगा, फिर से एक बार पीछे देख लेते हैं, ठीक है, उसी आकृति से। समझ गए क्या? चल जाता है। तो बोल उल देगा तो ना उसी समय पता चलेगा। वो थोड़ा सा था। अरे यार लाइव लेना पड़ेगा, लगता है लाइव ही क्लास लेना पड़ेगा क्या। चलिए देखिए, कल हम आपको बताए थे कि लार ग्रंथि जो होता है कितना होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक था पैरोटिड, दूसरा था सम मैंडिबुलर, और एक था सम लिंगुअल। तो ये 3 आपका लार ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि के जस्ट नीचे हम बात करें तो यहां से यहां जो भाग है उसको क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्लास नहीं किए हैं, इधर ध्यान दीजिए। तो यहां से यहां जो भाग होता है इस भाग को ग्रसनी कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी का काम सिर्फ यही होता है कि खाना जब नीचे लार से सन करके नीचे आता है तो उसके लिए आगे बढ़ता है तो यहां पर 2 द्वार आता है। कितना द्वार? 2 द्वार। एक होता है कंठ द्वार और एक होता है, जो कंठ द्वार होता है इधर है और इधर है। कंठ द्वार कहां? दोनों तरफ। कंठ द्वार दोनों तरफ है क्योंकि दोनों तरफ फेफड़ा होता है। तो कंठ द्वार इधर चला जाएगा और निगल द्वार जो होगा वो कहां आ जाएगा? सीधे आ जाएगा। निगल द्वार कहां आ जाएगा? सीधे, यानी कि पेट में, आमाशय में चला आएगा। क्लियर है? तो इसको ना एक ढक्कन से बंद किया जाता है। उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिक्स, ठीक है, एपिग्लोटिक्स। तो एपिग्लोटिक्स का काम है कि ये जो कंठ द्वार है उसको बंद करने का। कंठ द्वार को बंद कर, जब भी भोजन ग्रहण किया जाएगा तो उस कंठ द्वार को बंद कर देगा। कौन कर देगा? एपिग्लोटिक्स। तो एपिग्लोटिक्स क्या करेगा? बंद करेगा। किसको बंद करेगा? कंठ द्वार को। किस खाना खाते समय उसमें भोजन ना जाए। और आपको बताया थे कि भोजन जब चल जाता तो कितना दिक्कत होता, तुरंत आगे पीछे कहीं कुछ ना देखता है, अपना बेइज्जती करवा लेता, ठीक है। तो बेइज्जती ना हो इसलिए उसमें ढक्कन लगा दिया जाता है ताकि खाना सराख सिवर नहीं। कैसे उतरेगा खाना? धीरे धीरे। खड़ा होइए, हाँ खड़ा होइए। जब निगल द्वार से जब आगे खाना बढ़ता है तो किस प्रकार से निकलता है खाना? किस प्रकार से आमाशय में जाता है? किस प्रकार से खाना जाता है? हाँ, कर्मानुकूचन विधि से, धीरे धीरे, ठीक है। कर्मानुकूचन बोलते हैं उसको। चलिए बहुत बढ़िया, बैठिए। ऐसे ही जवाब आना चाहिए, लगे कि हाँ आप लोग पढ़ उड़ के आए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे की बात करें तो ग्रास नली हम लोग आज जानने वाले हैं कि ग्रास नली होता क्या है। तो आपके सामने कुछ ग्रास नली हमने आपको बता दिया था कि ग्रास नली की क्या क्या काम होता है। तो ग्रास नली कर्मानुकूचन यहां लिखा है क्या जी? नहीं सर, लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, याद था तो अच्छी बात है, याद था तो अच्छी बात है, लिखा हुआ है तो भी अच्छी बात है। और सबों के लिए देख लीजिए। तो ये हम आपको कल बता दिए थे और अभी भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्य गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। तो यहां पर जो एक नली है और इस नली का नाम पड़ा है निगल द्वार। क्या नाम पड़ा है? निगल द्वार। इसमें समय हम ज्यादा नहीं लगा रहे क्योंकि कल इसके बारे में बहुत अच्छा से बता दिए थे, ठीक है। तो निगल द्वार के द्वारा भोजन जो है ग्रास नली में प्रवेश करता है। और ग्रास नली में जैसे प्रवेश करेगा तो किस विधि से प्रवेश करेगा भाई? संकुचन, सिकुड़न, शिथिलन से शुरू होकर के, जिसको हम पूरी तरह से बोल सकते हैं कर्मानुकूचन। तो देखिए थोड़ा सा यहां पर
कर्मानुकूचन। ठीक है, थोड़ा सा छूट जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। कर्मानुकूचन की विधि द्वारा आगे खाना बढ़ता है। जैसा कि कल बता रहे थे कि अगर कर्मानुकूचन नहीं बढ़ेगा तो सीधे मुख से सीधे डिम डिम गिरेगा तो आवाज करेगा ना, इसीलिए आवाज ना करे, इसलिए कर्मानुकूचन धीरे धीरे, ये जो है ना इस प्रकार से ये लाइनिंग लाइनिंग बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कल बता दिए थे, आज आप लोग कल लिखवाए नहीं थे, आज आप लोग लिख लीजिएगा कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होता। तो ये सवाल पूछे जाते हमेशा, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ये केवल क्या करता है, भोजन को अमाशय मुख गुहा से कहां पहुंचाने का काम करता है, अमाशय में। ग्रसनी से भोजन अमाशय में पहुंचता है। ग्रसनी से भोजन कहां पहुंचेगा, अमाशय में। तो चलिए, अमाशय का फोटो यहीं पर था, उसी फोटो को दिखाने के लिए आ गया। देखिए, यही है हमारा पेट। ठीक है, इसी पेट में हमारा भोजन जो है 4 से 5 घंटा रहता है, 4 से 5 घंटा। तो सवाल अपना ध्यान रखिएगा, इसलिए ना कहता है, जैसे मान लीजिए भोजन कोई करता है, कहता है कि रात में भोजन कम करना चाहिए। कम इसलिए बोलता है, आप खाते हैं 4 से 5 घंटा भोजन है आपके शरीर में, तो आप खाए मान लीजिए 10 बजे, अब खैला के बाद आधा घंटा में पसर गए, मतलब सो गए आप। अब सो गए तो पेट तो बेचारा जागल है कि हमारा खाना पचावला दे दिया, अपने सूत गया है नहीं। अब वही बेचारा सोते रहता है कि देख अपने सूत गया, अब हमारा काम करवा रहा। तो कभी कभी पेटों का दबाव हमू चले सूते, तो जिसके वजह से हमारा खाना क्या होता है, नहीं पच पाता, और हम लोग को लगता है कि वह रात में तो बढ़िया से पचेगा, तो इसलिए पाचन की क्रिया नहीं होता। तो कहा जाता है कि आपको अगर भोजन करना है तो सोने के 5 घंटा पहले आपको, ऐसे कहा जाता है कि आप 6 बजे से पहले भोजन कर लीजिएगा तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। लेकिन क्या करें, हम लोग को बदलने में समय लगेगा। ठीक है, बिना, अभी देख रहे हैं शादी का सीजन, आजकल देख रहे हैं कि पहले 7 बजे भोज चालू हो जाता था, अब 10 बजे स्टार्टर पहले शुरू करता है, वो और भयंकर चीज है। तो स्टार्टर शुरू करता है 10 बजे, खाए लगेगा 10 बजे, पता चलता है खाएगा नहीं, 10 बजे खाएगा, उसके बाद आने में 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। खाइबो करता है तो मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि भाई पैसों तो सदाना है नहीं जी। पापा से पूछ लेते कितना दिए हैं, 500, अच्छे ज्यादा है। कोई दिन दिए 200, अच्छे 200 दिए हैं, अरे तो कोई बात नहीं, फुचका छोड़ भी देंगे तो चलेगा। कोई 1000 दे दिए तो पूरा देखभाल ही करना। ठीक है, तो कभी कभी सधाने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर देते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इसमें अमाशय के बारे में। जब इसमें आकृति बनाने की बात आएगी तो देखिए, आकृति देखिए हमसे थोड़ा गलत बनेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा भाई, ठीक ना। अच्छा, इसी से तो बना रहे थे, ठीक था। अरे रुको ना जी, दिखा देंगे ना। अब ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान क्या रखिएगा, इसको 3 भाग में बांट दिया जाता। पेट को कितना भाग में, 3 भाग। ऊपर सुनिए ध्यान से, ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली, और नीचे वाला जो भाग है और यही जो भाग है इसको बोलते हैं अमाशय। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है जी, अमाशय नाम। अब जो पहला जो भाग है
पहला भाग को हम बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? तो दूसरा पेन से लिख देते ना। तो ये हमारा हो जाएगा कार्डियक। पहला भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। और जो दूसरा भाग होता है पाइलोरिक। दूसरा भाग क्या होता है? हाँ, भाग भी है, भाग भी लिख सकते हैं, ऐसे हम आपको लिखवा दिए हैं, टेंशन मत लीजिए। तो पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग पाइलोरिक। कहता है कि इन दोनों के भाग का जो बीच वाला जो होता है, ये तीसरा भाग, ये पूरा नाम लिखे अमाशय। ठीक है, ये पूरा नाम है अमाशय, इसको नहीं बोल रहे हैं। इस तीसरा भाग को बोलते हैं फुंडिक। क्या बोलते हैं? फुंडिक बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, नाम याद रखिए, ये नाम पूछे जाएंगे, एकदम ध्यान रखिए। ये सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाएंगे कि अमाशय के जस्ट ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? एकदम बेवकूफ है काजी तुम लोग, लिखवा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। ये पूरा जो भाग है, इस पूरे भाग को हम अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय। अमाशय के जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास, ये अमाशय के जो निचला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो अमाशय के ऊपर वाला भाग ग्रास नली, अमाशय के नीचे वाला भाग, और अमाशय को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला भाग को, दूसरा भाग को, और दोनों के बीच यानी कि मध्य में क्या कहते हैं? फुंडिक बोलते हैं। क्लियर हो गया? याद आया? फुंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुंडिक। और इसी फुंडिक में खाना हमारा 4 से 5 घंटा रहता है। इसी फुंडिक में 4 से 5 घंटा खाना रहता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इस अमाशय में, इसमें आकृति ला देते थोड़ा। इस आकृति में हम अगर बात करें तो इस दीवार पर, इसका बात करें हम अगर, पहला नंबर, इसके दीवार पर, अमाशय के दीवार पर, उसको खड़ा करो तो, छोटी कुमारी को। कोई बात नहीं, हमको भी बता दीजिए, खड़ा होइए। बताइए कि पहला भाग जो होता है अमाशय का, उसको क्या बोलते हैं? सब लोग एक साथ बोलो। कुछ बोलते हैं? 2-3 को नाम बताया सब। फिर से एक बार बोलिए। चलो, कार्डियक। पहला भाग को क्या बोलते हैं? आगे बैठ, बतियाओ नहीं, ध्यान दो इधर। जो भी क्वेश्चन है 1 घंटा के बाद। हमसे पूछ रही हो तो बोलो खड़ा होके, तब बतिया रही हो अपने में पहले। तो हमसे ना पूछना है कि अपने में बतियाना, अपने में बतियाना 1 घंटा के बाद। बोलो। नहीं। अब भाई पेट तुम्हारा है, चेक कर लो कितना बड़ा होगा। ठीक है, कितना खाना खाती हो।
ठीक है। अब ऐसा ही सवाल करती है कि कितना बड़ा होगा भाई। चलिए, तो सवाल कहां से बनेंगे? तो 3 हमने आपको सवाल बताया, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि अमाशय को, जिसका दूसरा नाम है पेट, अमाशय को ही क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। और पेट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वह ग्रास नली होता है, पेट का नीचे वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा को अमाशय बोलते हैं। लेकिन अमाशय का 3 भाग था, तीनों भाग में पहला था कार्डियक, दूसरा भाग पाइलोरिक और तीसरा फुंडिक कहते हैं। अब जो आगे सवाल है, यहां पर बात करते हैं जो इसका दीवार होता है, दीवार, ठीक है, इसका दीवार जो बना रहता है स्तंभाकार एपिथेलियम का, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का, ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का बना होता है। बताइए क्या बना होता है? क्या बना होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का बना होता है इसका दीवार। ये जो दीवार देख रहे हैं ना, इस वाले भाग को दीवार कहते हैं। तो ये दीवार जो है वह इस कोशिका का बना होता है। एक और इसमें रहता है कि इसी पेट में, यानी कि हम लोग के पेट में धब्बा धब्बा रहता है, ठीक है, और ये धब्बा अंदर की ओर धंसा रहता है। धब्बा धब्बा जो होता है अंदर की ओर धंसा रहता है। कहां धंसा रहेगा? अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक है। तो ये धंसे हुए भाग में जो कोशिका होता है, धंसे हुए भाग में जो कोशिका होता है, इस धंसे हुए भाग की जो कोशिका होता है उसको बोलते हैं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि बोलते हैं, जठर ग्रंथि। तो 2 नाम है, जठर ग्रंथि या फिर अमाशय ग्रंथि, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं सवाल, तो ध्यान रखिएगा। तो जठर ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि किसको कहेंगे? जो धंसे हुए कोशिकाओं में, धंसे हुए कोशिकाओं में, और उन्हीं कोशिकाओं से, देखिए ध्यान से, कि इन्हीं कोशिकाओं से, ये जो जठर ग्रंथि है 3 कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ। जठर ग्रंथि कितना? 3 कोशिकाओं से। इन्हीं को क्या कहते हैं? कोशिका। धंसे हुए भाग को क्या कहेंगे? धंसे भाग को, धंसे भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका। क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। धंसे भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। धंसे भाग में कोशिका पाया जाता है। और इसी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में 3 कोशिका पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका। पहला जो है आपका श्लेष्मा बोलते हैं, पहला को क्या बोलेंगे? दूसरा जो आपका हो जाएगा अम्लजन, इसको बोलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? और चौथा नंबर जो आपका आ जाएगा, अरे देवी, पहला दूसरा, कभी नंबर में आगे आइएगा, कभी पीछे आइएगा, है तो आप ही ना। तो कहता है ये तीनों मिल करके, ये तीनों कोशिका मिल करके, ये कोशिका कहां पाया जाएगा? तो दीवार पर। ये कोशिका कहां पाया जाएगा? दीवार पर। और ये तीनों जब मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। अब इन तीनों में से ध्यान रखिए, यहां देखते रहिए, समझते रहिए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। तो श्लेष्मा, अम्लजन, जाइमिन, जाइमोजिन, तीनों मिलकर के एक श्रावण करते हैं। श्रावण मतलब कि जैसे कि हम लोग लार ग्रंथि जो होता है ना, वैसे ही पेट में भी कुछ श्रावण होता है, पानी की तरह अपना फुचकारी मारता है भाई। पाचन रस जिसको बोलते हैं, पाचक रस, जिसको पेट में, हम आपको वीडियो दिखाए थे तो आप देखे थे कि कुछ खाया था,
तो पेट में जब आया था तो वहां पर लिक्विड जैसा था नहीं, तो लिक्विड जैसा जो होता है इन्हीं कोशिकाओं से आता है। और ये लिक्विड जैसे एक साथ जो आता है, तो एक साथ जब तीनों में से मिल जाता है तो इसको बोलते हैं जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जठर रस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहां पर आपको लिखना नहीं है, बस समझते जाना है। और यहां समझते जाइएगा मतलब याद होते जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा तब ध्यान यहां रहेगा तब। अब क्लास में शरीर रखने से नहीं होगा, ध्यान रखने से होगा। फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर वही चीज हमको आगे पढ़ना पड़ रहा है। तो ये सब सवाल जो है आपको केवल 10th के लिए नहीं है, आगे के क्लासों में कोई भी कंपटीशन में ये सब काम आता है। ठीक है, ये सब यही सब आप पढ़िएगा आगे जाकर के। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो हम बात करें तो पेट की जो दीवार होता है उस पर कौन कोशिका पाया जाता है? एपिथेलियम। और इसी दीवार पर धसे हुए भाग, ठीक है, तो धसे हुए भाग को क्या बोलते हैं? धसे भाग को हम बोलते हैं। तो धसे भाग में एक कोशिका पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? धसे भाग में क्या पाया जाता है? देखो भुला जाएगा, कोई भुला जा रहा है, क्लास में है तो भुला जा रहा है। ठीक है, धसे भाग में क्या पाया जाता है? कोशिका। कौन कौन कोशिका है भाई? ये तीनों जब मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं? लेकिन इन तीनों से जो श्रावण होता है, जो रस निकलता है, वो जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? सवाल समझिए कि कैसे क्या हम बता रहे हैं कि ये जो धसे भाग में जो कोशिका होता है, ये कोशिका का नाम ये है। जब तीनों के साथ में अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है? और जठर ग्रंथि, इसको अकेले बोलिए या नहीं तो इन तीनों को अलग अलग बोलिए। ठीक है, तो एक साथ अगर ये तीनों मिल जाता है उसको क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। तीनों जब एक साथ रहेगा तो लेकिन जब ये तीनों में से जो श्रावण होता है, रस निकलता है, पाचक रस जो होता है, वो निकल करके जब मिलता है, वो निकल करके जब मिलेगा एक साथ तो उसको क्या बोलेंगे? जठर रस। ठीक है, ये जठर रस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जठर रस कहलाएगा। ठीक ना, जठर रस समझ में आया जी? धसे भाग में क्या पाया जाता है? तो कौन सा कोशिका? श्लेष्मा कोशिका। क्या बोलेंगे? अम्लजन, जाइमोजिन, तीनों जब मिल जाता तो क्या कहलाता है? या फिर इन जठर ग्रंथि में से जो रस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? जठर रस। तो तीनों में से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? जठर रस बोलेंगे। तीनों में से जो रस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? जठर रस। चलिए, आपके सामने ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो कितना, एक दो विद्यार्थी सब पूछते हैं कि कितना को समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको खड़ा करो, बीच वालों को। हाँ, तुम खड़ा हो। जठर ग्रंथि कहां पाया जाएगा? यहां देखिए, नजर में है, आप सामने से देखिए, समझिए। जठर ग्रंथि कहां पाया जाएगा? पूरा कहानी तो हम आमाशय के पढ़ा है। बुड़बक, तुम खड़ा हो जी। हाँ, तुम बताओ जी, जठर ग्रंथि कहां पाया जाएगा? वाह, गुड, बहुत बढ़िया। अमाशय के दीवार के धसे भाग में, अमाशय में भाग, बट यही रहता है, ध्यान नहीं दे रहा। उसको पीछे खड़ा करो, आशीष, उसको खड़ा। हाँ, अच्छा बताइए, जठर ग्रंथि जो है, जठर रस कब कहेंगे इसको? जठर ग्रंथि है उसको हम जठर रस कब कहेंगे? नहीं, तुम पीछे से इसको खड़ो,
इसको जठर रस, जठर ग्रंथि जो है उसको हम जठर रस कब कहेंगे? तीनों कोशिका मिलेगा तब। आगे तुम कहिए जी, बताइए जठर रस कब कहेंगे? पाचक रस स्रावित करेगा तब, और मिलना भी चाहिए, खाली अलग अलग नहीं। सवाल नहीं बताने का कारण है कि आप लोग अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं। सुनने छोड़िए, बगल वाला परेशान कर रहा है तो बताइए, थोड़ा सा सूचना दीजिए हमको, समझिए क्या हम कह रहे हैं। ठीक है, बैठो जी, तुम बहुत अच्छा बताया, तुम लोग बैठ जाओ। देखिए 2-3 विद्यार्थी है वैसा बताया है, तो ऐसा नहीं कि भाई सब कोई समझ गया, यहां पर सब कोई नहीं समझा है। ये जो धसा हुआ भाग को, धसा हुआ भाग में कोशिका पाया जाता है, तो कोशिका कौन कौन पाया जाता है? तो ये धसे हुए भाग में ही ना पाया जाता है। तो धसे हुए भाग में ये सब कोशिका जो पाया जाता है, उन सब को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि बोलेंगे। तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि दीवार में जो धसे हुए भाग में है उसमें जठर ग्रंथि कोशिकाएं पाए जाते हैं। दीवार में जठर ग्रंथि कोशिकाएं पाए जाते हैं। दीवार में क्या पाए जाते हैं? तो जठर ग्रंथि कोशिकाएं यही तीनों ना है। तो ये कहां पाया जाता है? धसे हुए भाग में। धसे हुए भाग जो है उसी भाग में ये कोशिका पाया जाता है। तो कोशिका कौन सा? तो इसी तीनों कोशिका हम लिख दिए हैं, लेकिन यहां पर तीनों हम जोड़ देंगे। तीनों को हम बोल रहे हैं कि कोशिका, तो कौन सा कोशिका? तो ये तीनों कोशिका की बात कर रहे हैं। जब तीनों कोशिका धसे हुए भाग में ही है तो हम बोलेंगे कि धसे हुए भाग में भी कौन है? जठर ग्रंथि है। धसे भाग में क्या है? जठर ग्रंथि। धसे भाग में क्या है? जठर। उसी धसे भाग में से, तो धसे भाग में 3 गो कोशिका है। धसे भाग में कितना कोशिका है? 3 कोशिका। पहला है, दूसरा है, तीसरा। तीनों पाचक रस स्रावित करता है। तीनों पाचक, तो जब तीनों पाचक रस स्रावित करता है तो तीनों जब इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं जठर रस। तीनों जब इकट्ठित होगा, यहां पर देखिए तीनों को हम एक साथ मिला दिए, तीनों यहां मिल गया, चलो इकट्ठौती में मिला दिए, ठीक है। तो इकट्ठौती में जब तीनों मिल गया तो तीनों मिला है तीनों कोशिका से, और तीनों कोशिका को क्या बोलते हैं? तो जठर ग्रंथि कहां पाया जाता है? धसे भाग में पाया जाता है। तो धसे भाग में जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि कितना है? 3। तीनों से मिलकर के बना हुआ है, 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तीनों कोशिकाओं से रस स्रावित होता है, ठीक है, पाचक रस स्रावित होता है, जो कि तीनों एक कठौती में मिल जाएगा तो उसको हम जठर रस बोलते हैं। और ये जठर रस में जब तीनों मिल जाएगा तो 3 नाम आ जाता है, ठीक है। जठर रस जब मिल जाता है तो इसका 3 नाम आ जाता है। 3 नाम क्या है बताते हैं अभी। हाँ, देख के, ठीक है। तो पहला है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। पहला जठर रस में। अब आपसे पूछा जाएगा कि जठर रस में क्या पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा? अम्ल। और क्या रहता है? म्यूकस। श्लेष्मा। आप लोग बोलिएगा तब गड़बड़ा जाइएगा कि श्लेष्मा यहां भी है, श्लेष्मा वहां भी है। चलिए, तो एक और है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। तो ये 3 है। एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है म्यूकस, और तीसरा है, इसका भी कहानी है, समझे। तो चलिए, यहां तक क्लियर हुआ बाबू। हम इसको अभी अगले पेज में पढ़ाते हैं, बताते हैं। जठर रस, तो हमने आपको बताया कि अमाशय की दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका पाया जाता है, और उसी दीवार पर धसे हुए भाग होते हैं।
धसे हुए भाग में जठर ग्रंथि पाया जाता है या फिर अमाशय ग्रंथि। जठर ग्रंथि में 3 कोशिकाएं होते हैं, जिसका श्लेष्मा, अम्लजल, जाइमोजिन। इन तीनों कोशिकाओं से पाचक रस स्रावित होता है। जब तीनों मिलता है तो उसको हम बोलते हैं जठर रस बोलते हैं। और जठर रस में 3 भाग होते हैं। जठर रस में कितना भाग? 3 भाग होते हैं। जठर रस में 3 भाग। कौन कौन कलर आ जाता है? अटाई, ठीक है। जठर रस में 3 चीज। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस। तीसरा नंबर जो है पेप्सिनोजेन, सॉरी चलो यहीं से मुड़ा देते हैं, नोजेन, ठीक है। पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। चलिए अब थोड़ा सा समझिए। यहां पर हम बात कर रहे थे, एक और बता दे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, म्यूकस की हम बात नहीं कर रहे अभी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इसका काम होता है उसी रस में। हम किसकी बात कर रहे हैं? जठर रस में। जब जठर रस हमारे पेट में, जब वो रस आ जाता है तो सब एक ही कटौती में है, पेट में है, और उसको हम कहते हैं जठर रस। जठर रस में ये तीनों रहता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जो होता है निष्क्रिय होता है। जब स्रावित होता है पेप्सिनोजेन तो निष्क्रिय होता है, मतलब ये कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट करने का काम करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ मिलकर के, इसको साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके पास जाता है और इसको एक्टिवेट करता है। तो पेप्सिनोजेन को क्या बोलता है? पेप्सिन। किसमें? पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ध्यान रखिए, पेप्सिन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको? ये निष्क्रिय रहता है। ये क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है, कोई काम का नहीं रहता। निष्क्रिय मतलब समझ रहे हैं ना, कोई क्रिया नहीं करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, जठर रस में ये 3 चीज रहता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो पेप्सिनोजेन को किसमें एक्टिवेट करके किसमें बदल देता है? पेप्सिन में बदल देता है। अब देखिए पेप्सिन, अब हम लोग भोजन किए तो भोजन करते हैं तो हर खाना में प्रोटीन रहता है। हर खाना में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। तो प्रोटीन को पचाने के लिए इसको बनाया जाता है। प्रोटीन को पचाने के लिए। तो ये प्रोटीन को किसको? प्रोटीन को ये बदल देता है पेप्टिन में। किसमें? पेप्टिन में। किसमें बदल देता है? समझ गए बात? क्लियर हुआ? फिर से एक बार, जठर रस में तीनों मिल करके, जब तीनों मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? जठर रस। तो तीनों मिलता है किससे? तो एक श्लेष्मा से आता है, स्रावित होता है पाचक रस, और एक होता है अम्लजन से आता है, तीसरा जाइमोजिन से। तीनों में से पाचक रस आता है और इसमें मिलता है तो उसको हम बोलते हैं जठर रस। इस जठर रस में जो जठर रस बना है, जो जठर रस अब बन गया है, तो बनने के बाद जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? तो जठर रस में ये निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजेन निष्क्रिय होता है। नाम याद रखिएगा, बोलने में गड़बड़ाइएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। पेप्सिनोजेन निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजेन तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके पास क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो इसको किसमें बदल देता है? तो क्रिया करके पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन का क्या काम होता है कि जितना भी हमारे पेट में प्रोटीन के रूप में जो भी आता है उसको पचाने का काम करता है। तो जो पचाता है तो पेप्सिन
पेप्सिन जब पचाने लगता है यानी कि प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यही पेप्सिन क्या बन जाता है? क्या क्या ये गलत हो गया क्या? पेप्टोन, ठीक है। चलिए, तो पेप्सिन किसके साथ मिल जाता है? प्रोटीन के साथ। पेप्सिन प्रोटीन के साथ मिल जाता है यानी कि अभिक्रिया करता है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो यही पेप्सिन पेप्टोन में बदल जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है यानी कि पाचन कर देता है। पाचन करके ही किसमें बदलता है? पेप्टोन में। क्लियर है बाबू? समझ में आ गया? चलिए, तो एक दो सवाल पूछते हैं। कुछ और बात, एक और बात बता दे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है कहां से आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे निकलता है जी? किससे? बाप। अरे कहां गया जी? देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अम्लजन से आता है, ठीक है। और ये जो म्यूकस है ये श्लेष्मा से आता है, श्लेष्मा, ठीक है। किससे आता है? श्लेष्मा से। चलिए ध्यान दीजिए, अम्ल, इसका काम ध्यान दीजिए, इसका काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे कि हम लोग खा लेते हैं, कभी कभी ना देखते हैं, कभी कभी मौका के तलाश में रहते हैं। अब मान लीजिए, अब यहां से जैसे निकलिएगा और जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त बिठा गया और समोसा खा रहा है। अब दोस्त बिठा गया तो हाथ का धोएंगे, जाके हाथ धोए जाएंगे, तब तक तो खाइए जाएगा। तो वो खा रहा है, ओकरा से छीन लेंगे, उसको खाएंगे तो उसमें बैक्टीरिया हाथ में जो होता है, बहुत देरी से हाथ नहीं धोए हैं तो बैक्टीरिया रहता, तो उसको अंदर जब जाएगा बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु है, जीवाणु है, जो भी जा रहा है भोजन के साथ, तो जरूरी नहीं है कि हम उससे समोसा लेके खाए हैं तो वही हो गया। घर में प्लेट में जो धोते हैं हम लोग तो ठीक से नहीं धो पाते हैं, तो उसमें भी गंदगी रहता है। या कभी कभी शादी उदी में जाइएगा तो ऐसा स्थिति कभी कभी आ जाता है ना कि वहां लाइन वहां जाके खड़ा रहे पड़ता है जहां प्लेट धोवा रहा है, वहां पर देखेंगे कि एक दूसरे के मार कर ले, भैया हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, वो हो जाके कि ले प्लेटवा धो रहा है, वही में से निकाल लाओ भाई वाह जल्दी से, तो उसमें ठीक से नहीं धोवाता है तो हमारे बैक्टीरिया, भोजन आपका ढका हुआ नहीं रहता है उसमें बैक्टीरिया, तो किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया अगर हमारे पेट में जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जरूरी नहीं खाली पेप्सिनोजेन को ही एक्टिवेट करेगा, साथ साथ हमारे शरीर पेट में जो भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसको भी मारने का काम करता है, ठीक है। एक बात और कि हमारे शरीर में, यह ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सवाल, कि हमारे शरीर में जो जठर रस है वह कितना लीटर? 3 लीटर डेली स्रावित होता है। जठर रस कितना लीटर? 3 लीटर। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? तो एक बार पीछे से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पीछे से देख लेते हैं। आइए देखिए, पहला यहां आता है अमाशय। एकदम ध्यान से सुनिए, बोलना नहीं है, एकदम सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो कि आपको दिख रहा था कि चौड़ी है। कहता है अमाशय का अग्रभाग कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक, ठीक है, 2 हो गया। इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक
आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। तो दीवार पर जो होता है वो स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक होता है, सॉरी उत्तक करे कोशिका। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा रहता है। इन धंसे भागों की कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। तो हमने आपको क्या बोला कि कितना कोशिका है, धंसे हुए भाग में कितना कोशिका, तो वही बोल रहा है इन धंसे भागों की कोशिकाएं। तो कोशिकाएं मतलब कि 1 2 3, कोशिका रहता था 1, लेकिन 3 गो है, इसलिए कोशिकाएं आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। ठीक है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। अब देख लीजिए श्लेष्मा, देखिए 2 नाम है, हमने आपको 2 नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखिए यहां पर श्लेष्मा और म्यूकस, तो हम लोग यहां पर क्या लिए हैं, श्लेष्मा लिए हैं। ठीक है। श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरा है आम्ल जल कोशिकाएं और तीसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से स्राव वही जो बोले पाचक रस जो स्राव होता है, कठौती में तीनों मिलता है। तो सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, जिसको हम क्या बोले हैं, श्लेष्मा ही बोलते थे। इसका हम जिक्र अभी आपको नहीं किए हैं, बोले हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, म्यूकस है और निष्क्रिय, जो कि बताएं निष्क्रिय रहता है वो क्या है, पेप्सिनोजेन। ये तीनों होता है, किसमें होता है भाई, जठर रस में ये तीनों होता है। ठीक है। अब कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन, अभी बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक, इधर लिखे थे ना अभी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव करता है वो कौन करता है, अम्लजल करता है। ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक का स्राव जो तीनों में से जो था वो कौन करता है, अम्लजल। जठर ग्रंथि में कितना था, 3 कोशिकाएं था, तो कोशिका नंबर दूसरा या तीसरा जो भी हो अम्लजन था। अम्लजन किसका स्राव करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय किसमें बदलता है, पेप्सिन में बदलता है। किसमें बदलता है, एंजाइम में बदल देता है, पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। और ये पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है, भोजन के जिसको क्या बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह भी कार्य करता है, मतलब कि जीवाणु को नाश करता है। जो हमारे पेट में गंदगी जो भी है, जिस माध्यम से किसी की जगह देखेंगे नाखून बहुत भड़का उड़का रहता है, वही में मिट्टी कौची कुची गंदा गंदा लग रहा था, खखोर ले पूरा वही लपेट ले बिना हाथ धो ले। अब खखोरे समय याद नहीं है, जैसे ही मिला मौका ले हाथ वो नहीं धोया वही में लपेट ले नहीं। तो जीवाणु नाशक, तो घबराइए नहीं, हमारे पेट में ये जीवाणु नाशक है जो आपको खराब पदार्थों को मारने का काम करेगा, लड़ने का काम करेगा। ठीक है। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता। श्लेष्मा जो होता है, और अंतिम बात श्लेष्मा किसका स्रावन करता है, आप बताइए, अम्लजल किसका स्रावन करता है, अम्लजल किसका स्रावन करता है, और श्लेष्मा किसका स्रावन करता है, तो श्लेष्मा याद रखिएगा, म्यूकस नहीं बोलिएगा ना तो पता चलेगा। ऐसे आप बोल सकते हैं म्यूकस का स्रावन करता, म्यूकस, बस हो गया खबर। तो ये पूरा आपका नोट्स दिख रहा है, तो इसमें एक ही नोट्स ना बच गया है जी, एक ही नोट्स ना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर चेक कर लेते हैं।